नमस्कार। सत्य सारथी में आप सभी का स्वागत है। अजीत भारती पे बीजेपी की आईटी सेल हमलावर हो गई है, खुल के हमला कर रही है। और बात सिर्फ वैचारिक हमले की होती तो फिर भी समझ में आ जाता। सिर्फ वैचारिक हमला नहीं, व्यक्तिगत हमला भी कर रही है। माँ बहन को गालियां दे रही है। क्यों भाई, कौन सी भैंस खोल ली है उसने आप लोगों की? वैचारिक लड़ाई है तो वैचारिक तरीके से लड़िए। जो सवाल वो उठा रहे हैं उन सवालों का जवाब दीजिए। जब आपके पास सवालों का जवाब नहीं होता है तब आप कुतर्क करते हैं, तब आप गाली गलौज पे उतरते हैं, तब आप बिलो द बेल्ट वार करते हैं। अगर सवालों के सही जवाब हैं तो सही जवाब दीजिए। और अजीत भारती ने जो सवाल उठाया है आज उसे पूरा भारत का समर समाज उठा रहा है। ये सिर्फ एक अजीत भारती का सवाल नहीं है, वो उन्होंने कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं किया है, उन्होंने समाज के हित के लिए सवाल किया है। एक समाज की आवाज़ को अपनी आवाज़ दी है। अजीत भारती भाई एक यूट्यूबर हैं जो राइट विंगर माने जाते हैं। जैसे यूट्यूब हो या पत्रकारिता हो, इसमें दो विंग है क्लियर रूप से, एक राइट विंग एक लेफ्ट विंग। राइट विंग में आते हैं वो लोग जो एनडीए को समर्थन करते हैं और एनडीए में भी खास तौर पे भाजपा का समर्थन करते हैं। और राइट विंग में वो सभी आते हैं जो भाजपा को छोड़ के, एनडीए को छोड़ के बाकी सभी पार्टियों का समर्थन करते हैं। वो कभी सपा का करते हैं, कभी बसपा का करते हैं, कभी कांग्रेस का करते हैं, कभी तृणमूल का करते हैं, कभी राजद का करते हैं, कभी डीएमके का करते हैं। यानी जो भी एनडीए से अलग पार्टियां हैं उनका समर्थन करते हैं लेफ्ट विंग वाले। राइट विंग वाले जो हैं वो एनडीए का समर्थन करते हैं, खासतौर पे भाजपा का। तो इनको राष्ट्रवादी कहा जाता है या लेफ्ट विंग वाले इन्हीं को गोदी मीडिया कहते हैं। तो अजीत भाई भी इसी राइट विंग का प्रतिनिधित्व करते थे, राइट विंग के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाते थे। जब से यूजीसी अमेंडमेंट बिल आया है तब से ये उसके विरोध में चले गए हैं। यानी ये यूजीसी अमेंडमेंट का विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, सवर्णों की आवाज़ को अपनी आवाज़ दे रहे हैं। तो इसी क्रम में ये लगातार झंडा उठाए हुए थे, सरकार का विरोध कर रहे थे, सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे। पर्सनल किसी का विरोध नहीं कर रहे थे, सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे। तो इसी टकराव में भाजपा आईटी सेल के लोग और संघ के कुछ लोगों ने उनको व्यक्तिगत गाली देना शुरू किया, उनकी माँ बहन को गाली दिया। उसी से खींच होके उन्होंने एक वाकया का वर्णन कर दिया कि 2021-22 में आरएसएस ने एक समिट कराया था, उसमें इनको भी बुलाया था, बहुत सारे राष्ट्रवादी यूट्यूबरों को बुलाया गया था, या जो भी राइट विंग के यूट्यूबर जिनको कहा जाता है उनको बुलाया गया। उसी समय संयोग से बंगाल में हिंसा बहुत ज़्यादा थी, भाजपा के ही कार्यकर्ताओं की, संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही थी, पॉलिटिकल हत्याएं, और बहुत ज़्यादा हो रही थी। पेड़ पे लटका दिया गया था लाश, आपको याद होगा। तो इन्होंने संघ प्रमुख से सवाल किया, संघ प्रमुख उसको लीड कर रहे थे, खुला प्रश्नोत्तरी था कि आप सवाल करिए वो जवाब देंगे। तो इन्होंने संघ चालक मोहन भागवत से सवाल किया कि ये बताइए कि ये जो बंगाल में हत्याएं हो रही हैं, पॉलिटिकल किलिंग, खासतौर पे संघ के लोगों की, भाजपा के लोगों की, भाजपा के कार्यकर्ताओं की, संघ के कार्यकर्ताओं की, तो उसकी एक लिस्ट तक नहीं है प्रॉपर कि अगर कोई मदद करना चाहे तो कैसे करे। तो क्या संघ कोई ऐसा कॉर्पस बना सकता है जिससे अगर किसी कार्यकर्ता की हत्या होती है, कोई मारा जाता है, पॉलिटिकल किलिंग होती है, तो उसके परिवार को एक आर्थिक मदद दिया जा सके, क्योंकि वो समर्पित है, वो देश के लिए समर्पित है, वो आपके लिए समर्पित है, तो उसकी कुछ मदद होनी चाहिए। तो क्या संघ ऐसा कुछ कर सकता है? इस पे मोहन भागवत ने कहा कि हमने हिंदुओं का ठेका लिया है क्या? मैं एक बार फिर क्लियरफाई कर दूं कि ये मेरा वो नहीं है, ये जो अजीत भारती ने कहा है मैं वो बता रहा हूँ। तो सरसंघचालक ने कहा कि हमने हिंदुओं का ठेका ले रखा है क्या? तो इनको तो शौक लगा कि वो हो सकता है कि गलती से कहे हों, तो ये बैठने लगे। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं नहीं नहीं, खड़े हो जाइए, ये बताइए कि संघ ने हिंदुओं का ठेका लिया है। और जिस टोन में उन्होंने कहा कि इनको बहुत बुरा लगा, तो उसी बात का ये उद्धरण कर रहे थे, उस बात का रेफरेंस दे रहे थे कि सरसंघचालक की जब सोच ऐसी है तो फिर भाजपा की सोच कैसी रहेगी। इसी के बाद भाई साहब संघ वाले और भाजपा आईटी सेल वाले पूरी तरह से व्यक्तिगत हमले पे उतारू हो गए हैं। अब वो एक एक रेफरेंस दे रहे हैं कि जब कर्नाटक की पुलिस आई थी तो इसी संघ ने तुमको बचाया था, इसी भाजपा के नेताओं ने तुमको बताया था। अरे भाई, जब कर्नाटक की पुलिस आई थी, जिस मामले में आई थी, वो उनके किसी खेत मेड़ की लड़ाई नहीं थी। उन्होंने किसी अपने खेत के लिए, मेड़ के लिए, किसी दुकान के लिए, किसी मकान के लिए, घर की औरतों की इज्जत के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी। वो विचारधारा की ही लड़ाई थी। वो आपके पार्टी के ही पक्ष में बोल रहे थे, वहाँ का आलोचना कर रहे थे कर्नाटक के मुख्यमंत्री का, उसकी नीति का। तो उसी के अगेंस्ट FIR हुआ था और पुलिस वहाँ कर्नाटक की आई थी। तो यूपी पुलिस का ये दायित्व बनता है कि जब तक मामले को अच्छी तरह से देखे नहीं, समझे नहीं, तो वो नहीं जाने दे। तो यूपी पुलिस ने वही किया। ठीक है भाई, वहाँ तो आपने बचा दिया, केस थोड़ी खत्म हो गया होगा।
केस तो वो लड़ ही रहा होगा बेचारा, आगे भी उसे लड़ना होगा। तो वो लड़ाई उसकी व्यक्तिगत नहीं थी, अपनी कोई मारा पीटी के मामले में पुलिस नहीं आई थी कि अजीत भारती ने किसी को 4 फट मार दिया था, वो कर्नाटक का आदमी था, कर्नाटक में उसने FIR कर दिया, तो कर्नाटक की पुलिस आई कि कैसे अजीत भारती ने हिंसा कर दिया, कैसे मार दिया, चलो उसे उठा के ले चलते हैं। तो ऐसा तो कोई मामला था नहीं, मामला तो पूरी तरह से वैचारिक था। अब दूसरा सवाल ये उठा रहे हैं कि तब तक आप चुप थे, 2021-22 की घटना है, तब तक आप चुप थे, अब आप क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई, ये तो बिल्कुल नेचुरल है, स्वाभाविक है कि जब तक आदमी का लगाव रहता है, जब तक आदमी पूरी तरह टूटा नहीं रहता है, तब तक वो छोटी मोटी बातों को इग्नोर करता है, वो नहीं उसको तवज्जो देता है। चलो ये हुआ तो हुआ, बाकी चीज़ें तो ठीक हो रही हैं ना। जैसे गर्लफ्रेंड होती हैं, जब आदमी रिलेशन में रहता है, प्यार रहता है, तो गर्लफ्रेंड बहुत सारी बातें बोल देती हैं, गाली दे देती हैं, कुत्ता, कमीना, सुअर, यू ब्लडी, एसहोल, सीट कह देती हैं, नहीं प्रभाव पड़ता है आदमी पे, क्योंकि वो एक रिश्ते में होता है। तो वो छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करता है कि अरे छोड़ो यार, बड़ी चीज़ें भी है, छोटी चीज़ों को छोड़ो। लेकिन जब वही संबंध खराब हो गए, अलगाव हो गया, रिश्ते बिगड़ गए, तब आप कुछ बोलेंगे तो वो उसका जवाब देगा और पिछली बातों को भी ले आएगा कि अरे तुम तो तब भी कहती थी कुत्ता कमीना। तो अब आप ये कहें कि उस समय क्यों नहीं कहा तुमने, जब मैंने तुमको कुत्ता कहा था। तो अरे भाई, जैसी समय रहती है, जैसी परिस्थिति रहती है, उसके हिसाब से आदमी बोलता है, बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करता है। तो इन्होंने भी उस समय उस घटना को अवॉइड किया। अब जब पानी सर के ऊपर चला गया है, इस तरह का बिल आया है, उसके बाद फिर ये मुखर हो गए हैं, उसके विरोध में बोलना शुरू किए हैं, फिर आपने बुलवाया है, तब जाके उन्होंने उस चीज़ का रेफरेंस दिया। अगर उन्होंने गलत कहा है तो आप उसको क्लेरिफाई कर दीजिए कि नहीं, अजीत भारती गलत बोल रहे हैं, ये सही है, ये तथ्य है। वो तथ्य आप बता नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कि परम पूजनीय मोहन भागवत के लिए आपने ऐसा कैसे बोल दिया। अरे भाई, क्यों नहीं बोल देंगे, लोकतंत्र है। आप ही कहते हैं कि संविधान का शासन चल रहा है, कानून का शासन चल रहा है, तो क्या कोई किसी की आलोचना नहीं कर सकता? मोहन भागवत जी ठीक है, संघ प्रमुख हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वो तो है नहीं कि उनके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। लोग मोदी के बारे में भी बोलते हैं, लोग राहुल गांधी के भी बारे में बोलते हैं, लोग इंदिरा गांधी के बारे में बोलते हैं, लोग जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोलते हैं। उसी संसद में निशिकांत दुबे ने इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के अवैध संबंधों के बारे में बोला। अब इससे ज़्यादा बोलना क्या होगा? तो क्यों कोई मोहन भागवत पे सवाल नहीं उठा सकता? अब आप कुछ गलत नीति बनाएंगे तो उसका विरोध तो होगा ही होगा, और गलत भी थोड़ा मोड़ा गलत नहीं, एकदम सरासर गलत। आप सृष्टि के कानून को ही पलटने पे लग जाएं तो वो कहाँ संभव है? मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, हर वीडियो में ही कोई इस टॉपिक पे जब भी कोई वीडियो होता है तो मैं मिस नहीं करता हूँ ये कहना। फिर कह रहा हूँ कि समाज में अलगाव नहीं है, समाज में सबको एक दूसरे की ज़रूरत है, लेकिन राजनीति ने ऐसा गंदा बांट दिया है और उस राजनीति का प्रतिनिधित्व कर रहे कुछ लोग अपनी स्वार्थ के लिए ऐसा मुद्दा उठाते हैं कि जमीन बराबर बंटनी चाहिए, ऊंचे पदों पे कितने लोग हैं वो सब बराबर होना चाहिए, बराबर बंटना चाहिए। अरे भाई, कुदरत के कानून को कैसे बदल दोगे? अब कल को महिलाएं अगर मान लीजिए संख्या में बहुत ज़्यादा हो जाए, अभी जो रेशियो जो है वो 1998, 999 यानी इक्वल है, जितने पुरुष उतने स्त्रियां। मान लीजिए अनुपात 500 के अगेंस्ट 1000 हो जाए, यानी 500 पुरुष पे 1000 महिलाएं हो जाए, महिलाओं की संख्या सीधे डबल हो जाए, तो क्या महिलाएं चिल्ला चिल्ला के ये मांग करने लगेंगी कि हजारों करोड़ों अरबों वर्षों से मेरा शोषण हुआ है, अब पुरुष को बच्चा पैदा करना पड़ेगा, अब पुरुष प्रेगनेंसी झेलेगा, पुरुष अपने गर्भाशय में बच्चे को रखेगा? यह संभव है? और खोल के बता रहा हूं आपको। मान लीजिए आप पिता हैं, आपके 3 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं, 2 ही पुत्र हैं, क्या आप कोई ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं कि दोनों की कमाई बिल्कुल बराबर हो, दोनों का स्टेटस बिल्कुल बराबर हो? है संभव? उसमें से हो सकता है एक जुगारी निकल जाए, एक शराबी निकल जाए, एक आलसी निकल जाए, कोई काम ही न करे, कैसे बराबर हो जाएगा? हाँ, अवसर समान देने का आपका उत्तरदायित्व है कि अगर 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, तो चारों को समान अवसर मिले, तीनों को समान अवसर मिले, दोनों को समान अवसर मिले। अब उस अवसर को कौन बेटा कितना भुनाता है, कितनी उसकी क्षमता है, कितनी उसकी परिश्रम है, कितना उसका भाग्य है, वो तो वही निर्धारित करेगा। जो जितना मेहनत करेगा, जो जितना सही योजना बनाएगा, जो सही तरीके से काम करेगा, वो ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। जो आलसी रहेगा, लापरवाह रहेगा, वो नीचे गिरता चला जाएगा। तो ऐसे ही कैसे बांट देंगे आप? चलिए जमीनों को ही बांटने पे आ जाइए आप। तो बराबर, जब बराबर का मतलब बराबर, एक नारा देते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदार, यही मान लेते हैं।
चलिए इसी पे आ जाइए, यही कर लीजिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो फिर सब कुछ देखिए ना, सबको बराबर देखिए। जाति में भी फिर ओबीसी एसटी हटा दीजिए, फिर ओबीसी में भी जाइए, जितनी जातियां हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत नीचे हैं, बहुत नीचे। आप उनके ऊपर उठाने के लिए तो कभी बात नहीं करते। तो अगर बांट ही रहे हैं, जमीन ही बांट रहे हैं, तो एक ब्राह्मण की जमीन भी ले लीजिए, ठाकुर की भी जमीन ले लीजिए, बनिए की भी जमीन ले लीजिए, सब भी जो संसाधन लेना है सब ले लीजिए। ओबीसी में भी लीजिए ना, जो ऊपर उठा हुआ है। अगर किसी कुम्हार के पास 1 कट्ठा भी जमीन नहीं है और वहीं बगल में उसके यादव के पास 10 बीघा खेती है, तो बांट दीजिए उस कुम्हारों में भी। अगर एक यादव के पास 4-5 बंगला है और वहीं उसके बगल में तेली जात का कोई व्यक्ति है, उसके पास एक झोपड़ी नहीं है, तो ले लीजिए उस 4-5 बंगला को भी, दे दीजिए, उन सब में बांटिए। क्या है यह संभव? चल पाएगा इस तरह से समाज? अरे नियम कानून बनते हैं समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सही तरीके से चलाने के लिए। आप ऐसा माहौल बनाइए ना कि सबको बराबर उचित अवसर मिले, किसी के अवसरों में कटौती ना हो। जितना अवसर सवर्ण को मिल रहा है उतना ही अवसर ओबीसी को भी मिल रहा है, उतना ही दलित को मिल रहा है, उतना ही अल्पसंख्यक को मिल रहा है। और यही होना चाहिए कि सबको समान अवसर मिले। किसी के साथ इस तरह का अन्याय कर देना कि उसको पहले से ही अपराधी घोषित कर देना, ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा लॉ है? तो इसी बात का विरोध सारे सवर्ण कर रहे हैं और इसी बात का विरोध अजीत भारती भी कर रहे थे। तो अजीत भारती जब तक आपके लिए लिखते थे तब तक सब कुछ अच्छा था, तब तक बेस्ट था, तब तक गुड था। आप ही कह रहे हैं कि हमारी पुलिस गई, हमारे नेता गए उनको बचाने के लिए, तब तो आप बचा रहे थे। अगर वो आपका विरोध कर रहे हैं, आपकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, तो अब आप गाली गलौज पे क्यों उतारू हो गए हैं? आप जवाब दीजिए, आप मुद्दों पर बात करिए, बताइए कि नहीं अजीत भारती ने जो पूज्य सरसंघ चालक के बारे में कहा है वो गलत है। पूज्य आप लोग कहते हैं, कहिए, कोई नहीं रोक रहा है। कौन कह रहा है कि नहीं आप पूज्य मत कहिए? लेकिन आप किसी और को कैसे मजबूर कर सकते हैं कि नहीं आप पूज्य मोहन भागवत कहिए? क्यों कहेगा कोई भाई? अगर किसी के मन में अंदर से ये भावना आएगी कि नहीं मोहन भागवत जी पूज्य, वो खुद कहेगा पूज्य मोहन भागवत जी। संघ को बुरा कोई नहीं कह रहा है, वाकई संघ ने बहुत अच्छे काम किए हैं। संघ के कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा जीवन खपा दिया। बहुत सारे ऐसे अनगिनत हजारों लाखों में वो संख्या है जो अपना सब कुछ गंवा दिए हैं, जो अपना सब कुछ बर्बाद कर दिए हैं, जो अपना सब कुछ लुटा दिए हैं। कोई स्वार्थ नहीं है उनका सिर्फ एक ही स्वार्थ है कि हमारा देश मजबूत बने, हमारा राष्ट्र विकसित हो। तो इस विरोध पे आप इतना उत्तेजित हो जा रहे हैं, तो भाई जहाँ गलत होगा वहाँ विरोध तो होगा ही होगा। जो पेड लोग हैं वही आपकी टट्टी को सेंट बता सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल आदमी है, जो आपसे पैसा नहीं ले रहा है, आपका लाभार्थी नहीं है, फिर वो आपकी टट्टी को सेंट कैसे बताएगा? वो आपकी टट्टी को टट्टी ही कहेगा। वो यही कहेगा कि आपकी टट्टी से बदबू आ रही है, जैसे सबके टट्टी से आती है। वो ये नहीं कहेगा कि नहीं सर आपका टट्टी तो बिल्कुल एकदम गुलाब की तरह महक रहा है। इसी उम्मीद में, इसी आस में वो दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात तप रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो उस आस को चकनाचूर तो आप ही लोग कर रहे हैं। आप लोग अपने कामों को देखिए, आप लोग अपने बयानों को देखिए। जहां आप गलत करेंगे वहां तो जनता जो उससे प्रभावित हो रही है कम से कम, वो तो उसका विरोध करेगी ना। तो ये काम आईटी लिए ही कर सकते हैं और उनको करना चाहिए, वो कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो टट्टी को बता दे कि नहीं टट्टी से बदबू आ रही है तो फिर आप उसको गाली देने लगें, आप उस पर व्यक्तिगत हमला करने लगें। ये कहाँ तक जायज़ है? आप कहते रहिए टट्टी को सेंट। जिसको टट्टी को टट्टी लग रहा है वो टट्टी को टट्टी ही कहेगा, टट्टी को सेंट वो कभी नहीं कहेगा। और इस सत्य बोलने वाले को आप जितना ही गाली देंगे, जितना ही व्यक्तिगत हमला करेंगे, वो उतना ही ज़्यादा उत्तेजित होगा, वो उतना ही ज़्यादा आक्रमण करेगा। वो आपके साथ रहा है, वो आपके लिए काम किया है, उसने निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा की है, तो उसके पास आपके बहुत सारे राज भी हैं। जब वो खोलने पे उतारू हो जाएगा तो फिर वो आपको बिल्कुल नंगा कर देगा, क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ों को सह के, समेट के, सिर्फ एक चीज़ के लिए, सिर्फ एक लक्ष्य के लिए कि मेरा राष्ट्र मजबूत हो, मेरा देश आगे बढ़े, मेरा देश विकसित हो, मेरा देश तरक्की करे। सिर्फ एक लोभ में, एक लालच में वो बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर दिया है, लेट गो कर दिया है कि छोड़ो जाने दो, सह लेंगे इतना। लेकिन जब आप एकदम बिल्कुल ओवर कर देंगे, आपके उस सपने को ही चकनाचूर कर देंगे, आप जब समाज को ही विभक्त कर दे रहे हैं, पूरे हिंदू को ही आज आपने बांट दिया है, अलग अलग खेमा कर दिया है, फिर कैसे हिंदू
किस हिंदू का विकास होगा, कौन सा हिंदू राष्ट्र। और ये देश भी तभी तक बचा है जब तक हिंदू है। जिस दिन हिंदू पूरी तरह से बट गए, जिस दिन हिंदू खत्म हो गए, जिस दिन हिंदुत्व का भाव खत्म हो गया, उस दिन राष्ट्रीयता का भाव अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये बात आप भी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, पूरी दुनिया इसका उदाहरण है। और तभी तक ये लोकतंत्र भी है, तभी तक ये आरक्षण भी है, तभी तक ये सारी कहानियां हैं। ये मलाई भी जो आप खा रहे हैं, लड़ा के खाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मलाई भी तभी तक है जब तक हिंदुत्व का बोध बचा हुआ है, जब तक हिंदू है। जिस दिन ये बोध खत्म हो गया, उस दिन ये आरक्षण फारक्षण सब कुछ खत्म हो जाएगा, सरिया लागू हो जाएगा यहाँ पे सिस्टम। तो आरक्षण तो दूर की बात है, मिलना। आरक्षण शब्द आ जैसे कोई मुंह खोलेगा कि आ, तो तुरंत उसके पिछवाड़े पे 10 पटाखा लगेगा और फिर वो कभी आ नहीं कह पाएगा जिंदगी में। ले लेना कोई पाकिस्तान में आरक्षण, ले ले कोई बांग्लादेश में आरक्षण। तो ये सारी चोचलेबाजी, ये सारी ढपलेबाजी तभी तक है जब तक ये लोकतंत्र है, जब तक हिंदू है। लोकतंत्र तभी तक है जब तक हिंदू मेजॉरिटी में है और संगठित है, हिंदुत्व का भाव है। जिस दिन हिंदू भी जिस तरह से आप बांट रहे हैं, फिर वो त्याग दिया गया, छोड़ो यार, जब खत्म ही होना है तो काहे का हिंदुत्व। तो फिर ये लोकतंत्र भी नहीं रह पाएगा, फिर आपकी ये मलाई खाने वाली सिस्टम भी नहीं बच पाएगा, फिर नहीं रह पाएंगे आप नेता, नहीं राज कर पाएंगे आप। तो किसी पे भी इतना अन्याय मत करिए कि वो बागी हो जाए। उस स्थिति से बच के रहिए और बचा के भी रखिए, क्योंकि किसी चीज़ की भी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। जब वो लिमिट पार हो जाता है, जब वो सीमा पार हो जाती है, तो फिर बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। फिर उस आदमी का धैर्य टूट जाता है, फिर उस समाज का धैर्य टूट जाता है। और एक बार जब धैर्य टूट गया और एक बार किसी समाज ने, किसी व्यक्ति ने ये मान लिया कि अब तो मैं फिनिश हूँ, अब मैं ख़त्म हूँ, तो फिर वो क्या कर बैठेगा इसका अनुमान नहीं लगाया जाए। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज़। और बने रहिए हमारे साथ, सच्ची खबर, पक्की खबर, खबरों के पीछे की खबर जानने के लिए। धन्यवाद।